तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक बार लोन लिया विजय मल्ल्या जैसा और बाद में देख छोड़ने की उनके पास नौबत आई। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एक सीए में और एक सीएफओ में क्या अंतर होता है। जीएसटी है, जीएसटी का टैक्स कैलकुलेशन रिटर्न फाइलिंग होता है कि टाइम टू टाइम एवरी मंथ है वो कंप्लाइंसेस करना। शार्क टैंक में ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है कि EBITDA होता है। ईबीटा क्या होता है कि उसका लॉन्ग फॉर्म है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन और टैक्स और अमोर्टाइजेशन। बड़ी बड़ी कंपनियां ही बड़े बड़े लोन्स भी लेती है। इवन टाटा, अंबानी, बिरला, इनके भी बहुत सारे बड़े बड़े लोन्स होते हैं। तो कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जो फाउंडर्स होते हैं लोन तो लेते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन उसका यूज़ होता है पर्सनल चीज़ों के लिए। खुद के लिए गाड़ी ले ली, फिर खुद के कहीं यूरोप घूमने चले गए। तो ये कहाँ तक सही है या ये होता है? मैं बोलता हूँ वो गलत कर रहे काम। हाय ऑल, वेलकम टू गणेशा टॉक्स। मैंने अपने 8 साल के कॉरपोरेट करियर में बहुत सारी कंपनियां बनती हुई देखी है और बहुत सारी कंपनियां बिगड़ी हुई भी देखी है। बायजूस एक क्लासिक एग्जांपल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी को बनने के लिए। और छोटी छोटी गलतियाँ बड़े से बड़े कंपनी को बर्बाद कर सकती है। आपके पास बहुत अच्छी टीम है, आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आपके पास में सब क्वालिटी है, लेकिन अगर आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हो, देन यू विल बी इन ट्रबल। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिनको अपना 20 साल का कॉरपोरेट का एक्सपीरियंस है एंड ही हैज़ हेल्प्ड मोर दैन थाउजेंड्स ऑफ MSME कंपनीज, स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए उन्होंने काम किया है। संतोष कावरे सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच। संतोष कावरे सर वर्चुअल एज अ CFO, वर्चुअल CFO काम कर रहे हैं। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्चुअल CFO की आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आई नो यू हैव 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? 20 साल आपने कॉर्पोरेट में काम किया है और उसके बाद आप वर्चुअल CFO आप अभी काम कर रहे हो। सो यहाँ तक कैसे आए आप? मेरा जो जर्नी है वो कॉरपोरेट के पहले आया, स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस। Okay. तो वहाँ पे मैंने बेसिक जो अकाउंटिंग कैसे करते हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे होते हैं, कि हाउ टू क्रिएट बैलेंस शीट, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट, वो सब सीखा। वो क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस में क्या है कि सब चीज़ें यही होता है कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट्स, उस समय तो सेल्स टैक्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह होता था, एक्साइज होता था, अभी जीएसटी आया है। तो वो सब हमने बेसिक अकाउंटिंग ऑडिटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सीखा। देन आई मूव टू कॉरपोरेट्स, अलग अलग आईटी सेक्टर में, हमने फार्मास्यूटिकल्स में और टेलीकॉम में, और उसके बाद में हमारा मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसा अलग अलग कॉरपोरेट्स में हमारा जर्नी रहा। उसमें से सबसे मेन जो हिस्सा है वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग एंड टेलीकॉम में हुआ है। तो उसमें कि मैन्युफैक्चरिंग उस समय तो एक्साइज वगैरह उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद में कि आई वाज हैंडल फाइनेंस ऑफ अ कंपनी हैविंग 200 करोड़ ऑफ टर्नओवर। तो उसका सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, अकाउंटिंग, उनके प्रोसेस, कैश कलेक्शन सिस्टम्स, उनके नए नए जो प्रोसेस है वो डेवलप करने का, दैट कंपनी आई सीन फ्रॉम 4 करोड़ टू 200 करोड़, वो जर्नी देखी। सो देयर आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। और उसके बाद में 2019 में आई डिसाइड टू मूव एंड स्टार्टेड माय ओन समथिंग। और वहाँ पे हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारा रिसर्च वगैरह सब करने के बाद में कि मैं इस कंक्लूड पे आया हूँ कि
कौन सा चीज़ करना चाहिए। मे बी यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टार्टअप ओनर भी रहेंगे या कोई स्टूडेंट है, दे वांटेड टू क्रिएट न्यू स्टार्टअप। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, और उस चीज़ में अगर आपने आगे बिजनेस या प्रोफेशन शुरू किया तो आगे ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। तो आपको तो वैसा ही कि मैंने देखा कि मेरा एक्सपर्टीज़ कहाँ पे, मेरा प्लस पॉइंट कहाँ पे, ऑब्वियसली कि मेरा एक ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी क्या करने का वो सब चीज़ें चल रहा था कि उसमें बाद में आए कि बड़े बड़े कंपनियां जो हैं तो वहाँ पे तो क्या होता है कि दे हैव बड़े बड़े लोग होते हैं, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कि प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो वो सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, उनको ज़्यादा ऐसे दिक्कत ही नहीं आती, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है सब चीज़ें। मगर दिक्कतें कहाँ पे आती है, एमएसएमई में और एसएमईज में दिक्कतें आती है कि उनका जो बिज़नेस है, छोटा बिज़नेस है, 5-10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ तक बिज़नेस है, तो उन बिज़नेसेस में जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह वो प्रोसीजर नहीं होती है। तो उनको ज़्यादा मुझे लगा उस समय कि अगर मैंने वहाँ पे जाके उनको हेल्प किया तो मैं कुछ मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूँगा उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पे देखा कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर मेरे एक्सपर्टीज़ है तो व्हाई नॉट वी कैन हेल्प टू एसएमईज एंड एमएसएमई। और वहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर इंडिया की अगर इकोनॉमी देखेंगे तो उसमें से 70-75% जो 70-75% का जो हिस्सा है वो एमएसएमई के ऊपर डिपेंड है। तो अगर एमएसएमई आपके अगर रुक जाती है तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे पूरे इंडिया की इकोनॉमी में होंगे। अगर उसको हमने कुछ वैल्यू एडिशन किया तो वो ज़्यादा मुझे वहाँ पे कन्विंस लगा मेरे खुद को कि मैं करूँगा। तो वहाँ पे मैंने शुरू किया कि एज अ वर्चुअल सीएफओ करके वी कैन हेल्प आउट कि बिजनेस ओनर जो है उनको टेक्निकल नॉलेज होता है, प्रोडक्ट नॉलेज होता है, उनका सेल्स भी अच्छा खासा बना लेते। मगर जब कुछ जगह सर्वे हुआ है तो वहाँ पे पता चला कि मोस्ट ऑफ बिजनेसेस फेल बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। और मेरे उसमें एक्सपर्टीज है, तो उसको मैंने क्या किया कि उनके यहाँ पे चैलेंजेस हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करूँगा थ्रू माय एक्सपर्टीज़। तो वहाँ से मैंने फिर वर्चुअल सीएफओ के सब प्रोसीजर है वो हम शुरू किया कि आज तक बहुत सारे जो बिजनेसेस में हमने फाइनेंशियल प्रोसेसेस है डेवलप की, उनके चैलेंजेस थे उनको हमने रिजॉल्व किया। और अभी एम है कि हाउ कैन आई help maximum and more startups and entrepreneur they have challenges in financial management. ग्रेट। सो सीएफओ तो हर किसी ने सुना होगा कि सीएफओ क्या करता है, एवरीवन नोज। बट व्हाट इज़ वर्चुअल सीएफओ? इसमें अंतर क्या है दोनों में? सीएफओ क्या है और वर्चुअल सीएफओ क्या है? सीएफओ क्या होता है कि सीएफओ इज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है कि 500 करोड़ टर्नओवर है, 1000 करोड़ टर्नओवर है, 10,000 करोड़ टर्नओवर है, लिस्टेड कंपनियां जो है, तो वहाँ पे उनको डेडिकेटेड एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है पर्सन। ही टेक केयर ऑल द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है वो वहाँ पे प्ले करता है। और उनके जो भी फंड रेजिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो, बजटिंग, ऑडिट, कंप्लाइंसेस, वो सब टेक केयर करता है। एंड ही इज़ द होल टाइम पर्सन कि फुल टाइम वहाँ पे जॉब करता है, कि 9 to 6 जॉब। वो तो नाम के लिए होता है मगर उससे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उनको कॉर्पोरेट में देखेंगे तो। मगर ही ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो होता है कि सीएफओ, वर्चुअल सीएफओ का होता है कि उनको फुल टाइम उस क्लाइंट के ऑफिस में जाके आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। तो फिर उनको रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वहाँ पे जो उनके प्रॉब्लम्स आए तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो वहाँ पे हम क्या कर लेते कि वर्चुअली ऑनलाइन उनको हेल्प करते हैं, रिमोटली भी उनको क्या कर लेते कि वो सब प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंट्स करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद में एक ही पीरियडिकली मीन्स वीकली एक बार 10 दिन के बाद में 15 डेज या मंथली विजिट करके उनके जो भी
प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं, और उनके जो भी फाइनेंशियल प्रोसेस है डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पे होता है कि सीएफओ जो होता है कि फुल टाइम होता है, डेडिकेटेड फॉर ओनली वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल सीएफओ होता है कि रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं, और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, हेल्प कर सकता है, देर इज़ नो एनी लिमिटेशंस। करेक्ट करेक्ट। और मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसमें फुल टाइम सी एफ ओ की नीड भी नहीं है। हाँ, रिक्वायरमेंट में नहीं होती उसमें। क्या होता है, और एक होता है कि फुल टाइम सीएफओ अगर देखेंगे तो उनका जो पैकेज और सैलरी राइट राइट। मंथली बहुत ज़्यादा होगा। स्टार्ट 2 लाख से ज़्यादा शुरू होता है, या 5-10 लाख रुपए तक होते हैं, डिपेंड ऑन कंपनी साइज। मगर अगर एमएसएमई और एमएसएमई छोटे बिजनेस है तो उनको अगर 1 लाख रुपए अगर सैलरी मांगी तो उनका बजट नहीं होता, ऑब्वियसली दे ग्रोइंग होती है इतना ज़्यादा, उनके पास कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है वो सब चीज़ें के लिए। तो वर्चुअल सेफ है कि उनके जो कम बजट में ये सब चीज़ें हैं वो सस्टेन होती है, और वो बेयर भी कर सकते हैं कॉस्ट को। अभी जब हम फाउंडर से बात करता हूँ, मैं भी बहुत सारे फाउंडर से बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। सो मैं आपसे बात करने से पहले उनसे सबसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम्स क्या फेस होती है और क्या दिक्कतें आपको आती है। सो उन्होंने मुझे बताया कि इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए वो सीए की एडवाइस लेते हैं। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एक सीए में और एक सीएफओ में क्या अंतर होता है, क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या वैल्यू एडिशन दोनों अलग अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनका मेन रोल क्या होता है कि जब भी कौन सा भी अगर नया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने का शुरू करने का, तो जो सर्टिफिकेशन और जो रजिस्ट्रेशन है कि आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने का, ये कंपनी कॉरपोरेशन करने की है, वो काम होता है। उसके बाद में आता है कि आपके जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस होते हैं कि आफ्टर स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशंस, ये होता है कि आपका भी जीएसटी है, जीएसटी का टैक्स कैलकुलेशन रिटर्न फाइलिंग होता है कि टाइम टू टाइम एवरी मंथ है वो कंप्लाइंसेस करना। उसके बाद में होता है कि टीडीएस होता है, टीडीएस के रिटर्न्स उसके भी फाइलिंग जो होती है वो करने पड़ते हैं। और उसके बाद में होता है कि एट द फाइनेंशियल ईयर एंड आपको उस जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजिशन किए उसका ऑडिट करवाने का, और ऑडिट के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ये जो होता है कि ये सब प्रोसेस जो है और वो प्रैक्टिस जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, और उसके रिलेटेड जो भी हेल्प है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाती है। तो उनका होता है कि टैक्स प्रैक्टिस बोलते हैं नॉर्मल हो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लैंग्वेज में। तो ये सब टैक्स प्रैक्टिस है वो नॉर्मली मोर देन 95% सीए जो टैक्स प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाद में फिर क्या होता है कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है टैक्स रिलेटेड होता है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो डे टू डे ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है उसमें वो ज़्यादातर नहीं होता है, और इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता। उसके कारण उनका जो फोकस है वो स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस होता है कि बहुत बार मैं जब मेरे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स है उनसे बात कर लेता हूँ, तो उनका कहना है कि अरे हमारा तो टैक्स प्रैक्टिस है, अगर किसी का भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लॉस हो गए तो उसमें हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज़ टू फाउंडर, और जो मैनेजमेंट से ओनर है उनकी होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि वो जो इंटरनल जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे, प्रॉफिटेबिलिटी क्यों डाउन हो रही है, कौन से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, उनका कैश फ्लो में क्या गड़बड़ चल रही है, वो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बहुत बार नहीं होता और इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कहाँ कहाँ पे भी ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते, तो उसको सोल्यूशन कौन देगा? ऑब्वियसली कि वहाँ पे फिर सीएफओ जो है वो वहाँ पे हेल्प करते हैं कि वर्चुअल सीएफओ करके कि उनके अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की तो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, उनका एक्सपेंसेस जो है उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो कौन करता है। तो वहाँ पे आता है कि वर्चुअल सीएफओ का रोल आ जाता है कि डे टू डे ऑपरेशन में उनको जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो वर्चुअल सीएफओ के थ्रू उनको हेल्प मिल सकती है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो एक टैक्स प्रैक्टिस जो है सीए करते हैं, और इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो,
एमआईएस रिपोर्टिंग डैशबोर्ड उसका एनालिसिस जो है इन डेप्थ जाके इंटरनल जो मैनेजमेंट है उसमें रोल होता है वो सीएफओ का होता है। करेक्ट करेक्ट ग्रेट। सो अभी आपने कहा कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, मुझे थोड़ा सा समझना था कि कई बार ऐसा होता है कि फंड्स कहीं पे अटक जाते हैं, तो इसको हम कैसे फंड्स को फिर से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर फंड्स अटकते हैं उसको स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं, और इसको लेकर के कुछ गवर्नमेंट के रूल्स है क्या? इसमें क्या होता है कि अगर आपका कैश फ्लो जो है अगर पॉजिटिव रखने का ऑलवेज, तो आपका जो आउटफ्लो और इनफ्लो है वो मैनेज करना पड़ेगा। जितना पोर्शन में आपका इनफ्लो है उसी पोर्शन में आपका आउटफ्लो होना ज़रूरी है। अगर उससे ज़्यादा अगर आउटफ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो डेप्ट है यानी कर्जा जो है वो आपका बढ़ रहा है। कर्जा करके आप आउटफ्लो कर रहे हैं Correct. तो फिर क्या हो रहा है कि आपका आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे के ऊपर जब भी स्टार्टअप होता है तो नया कंपनी तो होता है, तो इनिशियल जब तक उसका ब्रेक इवन पॉइंट नहीं क्रिएट होगा तब तक तो आउटफ्लो ज़्यादा ही दिखेगा। मगर उस केस में कैसा है कि जैसे आपका ब्रेक इवन जो पॉइंट है आपको कवर करने के लिए या प्रॉफिट जनरेट करने के लिए शुरू करता है, तो उस समय आपको ये ध्यान में रखने का है कि आपके जो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग या जो आपका रिटेलर रीसेलर जो है या प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर फिजिकल प्रोडक्ट में जो लोग काम करते, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री बहुत सारे जो फंड से ब्लॉक हो जाते हैं। बाद में होता है कि जब आपका नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपको बनाने का है, तो उस समय आपके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के जो मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स जो है या ऑफिस सेटअप जो है या फिर आपके सॉफ्टवेयर जो है, हार्डवेयर जो है, उसमें आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। और जब आप सेल करते हैं तो तीसरा पॉइंट आता है, आपको सेल करते हैं तो आपको बहुत बार जो आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट रहेंगे या B2B क्लाइंट रहेंगे, तो वहाँ पे आपको आपके क्लाइंट को क्रेडिट जो है वो ऑफ़र करना पड़ता है 30 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़ का। तो मीन्स अगर आपने 1 तारीख को उनको सेल किया है तो आपका जो पैसा है वो 30 तारीख या नेक्स्ट महीने में आ जाएगा। तो 1-1.5 महीने जो है आपका फंड जो है आपका ब्लॉक हो जाता है। Right. तो उसमें ये 3-4 चीज़ें होती है कि यहाँ पे आपका फंड ब्लॉक होता है। दूसरा होता है कि अगर आपने फ्यूचर में कुछ लोन्स लिया है, एडवांसेस लिया है या कुछ ईएमआई चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपका आउटफ्लो हो जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कैश फ्लो अगर पॉजिटिव करने का है तो जितना जल्दी से जल्दी आपके इन्वेंट्री है वो ज़्यादा फास्ट मूविंग होना चाहिए, ताकि इन्वेंट्री में ज़्यादा आपका अमाउंट है ब्लॉक ना हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आपने इन्वॉइसिंग किया, सेल किया, वो कस्टमर के पास से आपको जितना ऑन टाइम विद इन टाइम कलेक्शंस कैसा होगा उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर जितना जल्दी आपका कैश टू कैश सिस्टम बोलते हैं हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, जब कौन सा भी रॉ मटेरियल परचेस करने से आपका मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके बाद में आपका क्रेडिट पीरियड, वो सब कलेक्शन करने के लिए आपका कितना दिन लगता है, तो उसके बेसिस पर आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट होती है। राइट। सर अभी आपने बात करते हुए कहा कि क्रेडिट देना पड़ता है। जैसे कि कई सारी कंपनीज होती है जो क्रेडिट नहीं देती, आपको पहले पैसा पे करना होता है और फिर बाद में आपको प्रोडक्ट डिलीवर होता है। तो इसको कैसे हम सुधारें, क्रेडिट को कैसे सुधारें कि हमको क्रेडिट ना देना पड़े और ऑफ़र या फिर कोई सर्विस देने से पहले, प्रोडक्ट देने से पहले पैसा आए? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नॉर्मली क्या होता है कि B2B बिजनेसेस में आपको सिंगल टाइम जो है कस्टमर आपको फर्स्ट टाइम कन्वेंस होता है या फर्स्ट टाइम डिलीवर होता है, रिपीटेटिव ऑर्डर नहीं होता है, उस केस में आपके पास B2C केस में आप एडवांस ले सकते हैं। मगर B2 केस में क्या, इसके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, वन ऑर्गेनाइजेशन तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जब सप्लायर करते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है कि विदाउट क्रेडिट पीरियड फिर वहाँ पे में भी इनपैनलमेंट होगा मगर आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगी। मगर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कैश कलेक्शन सिस्टम या रिकवरी सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ताकि आपको
जो भी अमाउंट है आपको टाइम पे आ जाएगा और आपके कैश फ्लो के ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, उसको आपको करना। तो उसके लिए आपको क्या है कि अगर रिकवरी फास्ट करने की, तो आपका जो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन टू क्लाइंट, वो ज़्यादा बेटर होती है। बहुत बार हमने देखा कि मेरे पास एक क्लाइंट था, तो उनके सब जो क्लाइंट है वो सब कॉरपोरेट क्लाइंट है, और उनका बड़ा बिजनेस ना छोटा बिजनेस था, और वहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं होती थी, या जो फाइनेंशियल प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं थी, उनका कैश कलेक्शन या रिकवरी प्रोसेस भी नहीं थी। जब हमने वहाँ पे काम शुरू किया तो उस समय आइडेंटिफाई हुआ है कि उनके बहुत सारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने 3-3 महीने मीन्स मंथली इन्वाइसिंग होता था हर क्लाइंट के लिए, उनका सब्सक्रिप्शन टाइप बिजनेस है। तो वहाँ पे 2 महीने पेमेंट नहीं आया, 3 महीने, और उसमें से एक ऐसे क्लाइंट था उन्हें 8 महीने पेमेंट नहीं दिया था। वो क्यों हो गया? वो ओनर है आजुम करते थे कि हमारा जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो ऑब्वियसली हर महीने पैसे आते हैं उनके पास से, आजुम करते थे, मगर मेंटेन नहीं किया, तो उन्होंने ट्रैक नहीं किया, तो समझ में नहीं आया कि अरे मेरा पैसा कौन से क्लाइंट के पास बैलेंस है। तो ये सब प्रोसेस सिस्टम बिल्ड किए हमने, रिसीवेबल के रिपोर्ट्स वहाँ पे जनरेट किए, तो वहाँ पे पता चला कि 8 महीने से एक कंपनी ने अमाउंट नहीं दी। 8 छोटा बिजनेस है, 8 महीने से अगर कौन सी कंपनी अगर पेमेंट नहीं दी, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके बाद में उन्होंने फिर वो रिकवरी शुरू की, और उसके बाद में उनका पैसा आना शुरू हुआ। तो ये सब प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करने का है कि रिसीवेबल के रिपोर्ट जो है वो मेंटेन करने की है, कौन से ओवरड्यू पेमेंट्स है उसको आपको फोकस करवाने का है, और फोकस करने के लिए और रिकवर करने के लिए यू शुड हैव अ डेडिकेटेड टीम। इन्वाइसिंग होने के बाद में कोई तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए कि वो आपके कस्टमर से फॉलोअप करवा के कम्युनिकेशन करके वो पैसे रिकवर करे, और उसके बाद में फिर आप अगर एक्सप्लेनेशन हो गए तो देन बिजनेस ओनर जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा बहुत बार देखा है कि हमने छोटे बिजनेस है कि सेल्स के लिए भी खुद बात करते हैं फ़ोन के ऊपर, रिकवरी भी के लिए फुल खुद ही बात करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सिस्टम नहीं बिल्ड हो नहीं पाती, और टीम भी बिल्ड नहीं हो पाती। तो आपको टीम सिस्टम के साथ आपकी टीम जो है वो भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। राइट, ठीक है। आपने अभी बात करते हुए कहा कि रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो एज अ फाउंडर कौन से रिपोर्ट्स हैं फाउंडर को जो देखने चाहिए, और उसको रिपोर्ट्स को पढ़ते कैसे हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, और क्या क्या रिपोर्ट्स उसको देखने चाहिए? सबसे पहले ना हर एक बिजनेस ओनर को उनके बिजनेस के कुछ रिपोर्ट जो हो डेली बेसिस पे देखना पड़ता है, कुछ रिपोर्ट है वीकली बेसिस पे रिव्यू होना चाहिए, कुछ रिपोर्ट है मंथली बेसिस पे, कुछ रिपोर्ट क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम जो है ना वो एमएसएमई और एसएमईज में वो बिल्ड नहीं हो पाती। राइट। तो सबसे पहले ये कि आपका टर्नओवर डेली बेसिस पे कितना हो रहा है आपको पता होना चाहिए। आपके जो बैंक के बैलेंसेस हैं वो क्या है जनरली पता होते हैं, मगर उसमें आपको रिकवरी कितना हो रहा है, मीन्स रिसीट कितना आ रहा है, वहाँ से पेमेंट कितने हो रही है, और कौन से पेमेंट जो है आपके प्लान्ड पेमेंट है और अनप्लान्ड पेमेंट कौन से हैं वो ट्रैक होना चाहिए। उसके बाद में आपका रिसीवेबल्स रिपोर्ट है, रिसीवेबल रिपोर्ट्स में एज वाइज रिपोर्ट होता है। तो रिसीवेबल्स रिपोर्ट जो आपके वीकली बेसिस पे होना चाहिए। प्रोडक्शंस रिपोर्ट्स होते हैं कि आपके कौन से चेन से आपके कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे आपका डिफिशिएंसी आ रहा है, आपके जो एसेट जो है मशीनरी रहेंगी तो कौन सी एसेट जो है आपकी प्रोडक्टिव है, कौन सा एसेट जो है नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स है वो देखना चाहिए। अगर मंथली बेसिस पे देखिए या क्वार्टर बेसिस पे देखिए तो आपका डेप्थ का जो एनालिसिस है वो करना चाहिए कि आपका एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या बैलेंस शीट अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, तो उसके बाद में आपका डेप्थ कितना बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, राइट। आपका प्रॉफिट है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है या नहीं है, वो सब चीज़ें। उसके बाद में कि आपके जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है कि बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि एसएमईज और एमएसएमई में इन्वेंट्री है मगर उसका वैल्यूएशन कितना है ना वो एमएसएमई और एसएमईज में वो प्रोसेस ही नहीं है।
पता ही नहीं तो होगा। पता नहीं, वो अप्रोक्सली बताते हैं कि मेरे पास अभी 5 करोड़ की इन्वेंट्री रहेंगे, मेरे पास 1 करोड़ की इन्वेंट्री रहेंगे, वो अप्रोक्सली बताते हैं। मगर वो ट्रैकिंग सिस्टम में कहाँ ना कहाँ तो मिस आउट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री कितना है, उसमें से फास्ट मूविंग इन्वेंट्री क्या है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री कौन सा है। स्लो मूविंग इन्वेंट्री तो आपको ज़्यादा वहाँ पे इन्वेंट्री कैरी करने की ज़रूरत नहीं, फास्ट मूविंग इन्वेंट्री वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर उसमें भी है कि आपका इन्वेंट्री कुछ लोगों का होता है कि 2-2 महीने का इन्वेंट्री वो मेंटेन करते हैं, 1 महीने का इन्वेंट्री करते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट था, तो वहाँ पे हमने शुरुआत की, तो उनका भी वो ऐसा था कि पहले वो 1 मंथ की इन्वेंट्री मेंटेन करते थे। हमने वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। अभी वो 15 डेज़ का इन्वेंट्री से मैनेजमेंट करते। 15 डेज़ इन्वेंट्री यानी क्या है कि अगर आपका मंथली रेवेन्यू 1 करोड़ का है, तो 1 महीने का इन्वेंट्री आपको, यानी 1 करोड़ की इन्वेंट्री आपको मैनेज करने की। अगर आपने वही 15 डेज़ के ऊपर है, 15 दिन का इन्वेंट्री करने का है, तो आपको 50 लाख की इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी। तो क्या है कि आपका 50 लाख रुपए जो है, आपका ब्लॉक जो हुआ है, आपका राइट, रियलाइज हो सकेगा। राइट, तो उसमें एक कि आपको इन्वेंट्री टर्न अराउंड टाइम है, आपको कैसे रिड्यूस करने का है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर ये सब प्रोसेसेस अगर बिल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। तो आपको क्या होना चाहिए कि मंथली रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, कि मंथली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है रिव्यू करना चाहिए हर एक बिजनेस ओनर को। उनका टॉप लाइन बढ़ रहा है तो उसका ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ना चाहिए राइट, एज कंपेयर टू परसेंटेज। अगर लास्ट महीने में अगर आपका ग्रॉस मार्जिन है वो 5% है, तो इस महीने में आपका ऑब्वियसली 5% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। अगर आपका कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका कुछ ना कुछ तो एक्सपेंसेस जो एडिशन हुआ है और आपको वो कम करना के लिए वो स्ट्रैटेजी और कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद में कि आपका ईबीटा पीबीटी लेवल के ऊपर आपको जाना पड़ेगा कि आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस, आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, आपके एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, कि आपका फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आपको हर एक कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, रिव्यू होना जरूरी है। तो एज अ बिजनेस ओनर हर महीने आपका बिजनेस का डैशबोर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है आपको रिव्यू करना ज़रूरी है। अगर आप वो रिव्यू करते हैं तो उसी के बाद में आपको पता चलेगा कि मेरा जो बिज़नेस है वो आपका कितना ग्रो हो रहा है, क्या ग्रो नहीं हो रहा है, या क्या आपका लॉस में जा रहा है। राइट, राइट। अभी बात करते वक्त आपने कहा कि इबिटा, शार्क टैंक में ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है कि इबिटा होता है। तो थोड़ा सा मुझे समझाइए कि इबिटा मतलब क्या होता है, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर इसका एनालिसिस, इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली? ईबीटा क्या होता है कि उसका लॉन्ग फॉर्म है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और टैक्स और अमोटाइजेशन। हम्म। मीन्स जो होता है कि आपका रियल प्रॉफिट कितना बनाए बिफोर आपका टैक्स और डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो होता है कि आपका कैश प्रॉफिट बोला जाता है, आप फाइनेंशियल लैंग्वेज में आपने कैश प्रॉफिट कितना किया है। अगर ईबिट आप ये करेंगे तो उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि आपका सेल हो गया है इस महीने में 1 करोड़ का। ओके। उसके बाद में आपके परचेस और प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें से 60% गए, 60 लाख रुपीज़। बाद में आपका और हेड से वो 20% गया आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय सैलरी, मार्केटिंग, जो भी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस है वो सब मिला के आपका 20% हो गया। और आपका ईबिटा जो है वो बना आपका 20% का। ओके। मिस 1 करोड़ का सेल्स, 60 लाख रुपीज़ का आपका प्रोडक्शंस और आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट, 20% आपके ओवरहेड्स, तो 20% आपका ईबिटा। ऐसे आपको कैलकुलेशन करवाते हैं। तो ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप हर महीने आपके कंपनी का टॉप लाइन टू बॉटम लाइन का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आप रिव्यू करेंगे, तो आपको पता चलेगा आपने रियल कैश प्रॉफिट कितना किया है। ओके, ग्रेट। अभी मुझे ये बताइए कि जो फाउंडर्स होते हैं वो जनरली कौन सी मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड?
एक हमने ऑब्जर्व किया है कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है उनके पास, तो वो जो भी डिसीजन मेकिंग करते, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते और उनके पास फाइनेंशियल एक्सपर्टीज नहीं है। नहीं है, और ऐसा भी देखा कि विदाउट फाइनेंशियल एक्सपर्टीज उनके पास जो भी फास्ट एक्सपीरियंस है या उनके पास जो नॉलेज है उसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। मगर हर एक बिजनेस ओनर ने जो डिसीजन मेकिंग, अगर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है तो उनके पास नंबर के बेसिस पे उनका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ आपके बैंक बैलेंस के ऊपर। नंबर से आने क्या है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है। अगर आपने कोई लोन लेने का है तो लोन का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होने वाला है, उसको रीपेमेंट कैसे करेंगे आप, उसका आपके पास आंसर होना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डेप्ट और एनी लोन्स। तो वहाँ पे होते नहीं कि डिसीजन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस लिया जाता है कि नॉट कि नंबर बेसिस पे। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोग। और उसमें होता है कि बाद में हर महीने हर एक बिजनेस में, कॉरपोरेट में जब मैं था तो वहाँ पे लोग जो है कि बोर्ड मीटिंग हर महीने होती है। वो क्यों होती है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ काम नहीं और ठीक है चाय पानी के लिए वो बोर्ड मीटिंग करते हैं, वैसा नहीं। वहाँ पे प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस होता है कि जो सीएफओ जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं हर एक बोर्ड मेंबर्स को कि हमारा टर्नओवर कितना हुआ है, हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना है, हमारा इस महीने में कौन से प्रोडक्ट के सेल ज़्यादा हुई है, क्यों हो गई ज़्यादा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, या कोई एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे हमें और फंड्स की कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, आउटफ्लो कहाँ पे, कैश फ्लो ब्लॉकेज कहाँ पे हुए, हमारे फाइनेंशियल कॉस्ट कहाँ पे ज़्यादा जा रही है, वो सभी चीज़ें का एनालिसिस करते हैं। एक्सपेंसेस का एनालिसिस होता है, तो उसके बाद में वो डिसीजन मेकिंग होता है कहाँ पे हमें एक्सपेंसेस बढ़ाने की, कौन से प्रोडक्ट के लिए हमें ज़्यादा काम करने का है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स करने के लिए हमें फोकस करने का है। वो सब चीज़ें होती है कि मैन पावर कहाँ पे बढ़ाने का, उसके बेसिस पे होता है कि वो नंबर के बेसिस पे होता है। मगर वो छोटे बिजनेस है वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती कि वो एक्सपीरियंस बेसिस पे होता है। फाइनेंशियल रिव्यू सिस्टम मंथली होता नहीं है और सब चीज़ें। दूसरा है कि उनके पास टीम के भी अवेयर थोड़ा कम होता है कि उनको लगता है कि हमारे पास अगर एक अकाउंटेंट है तो ठीक है, हमारा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हो रहा है, जीएसटी पेमेंट्स हो रहा है और हमारा एनुअल जो इनकम टैक्स रिटर्न और बैलेंस शीट बन रहा है तो हो रहा है, तो बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर यही प्रॉब्लम है। तो उनको क्या है कि मैं हर एक बिजनेस ओनर को जब भी मिलता हूँ तो उनको एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब आप देखते हो। तो उनका एक स्टैंडर्ड आंसर रहता है कि मोस्ट ऑफ 99% बिजनेस ओनर ने मुझे दिया, वो होता है कि जब उनका एनुअल फाइलिंग का डेट जब नियरेस्ट आता है, क्या सितंबर अगस्त सितंबर में उनका डेट होता है, तो उसके पहले हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बैलेंस शीट बनाते हैं, तब उससे हम साइनिंग करते हैं, तो उस समय हम हमारा जो बैलेंस शीट है वो देख पाते हैं। मगर ये चीज़ें जो है ना वो मिस्टेक है उनकी सबसे बड़ी, कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप खुद के लिए बिजनेस कर रहे हो कि ना कि इनकम टैक्स के लिए। जब आप आपका बैलेंस शीट जो है वो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हो उस समय साइन करने के लिए सिर्फ आप अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट आपकी इनकम टैक्स पर्पस के लिए आपने बनाई हो, उसका नॉर्मल हम गेस कर सकते हैं उसको। मगर क्या है कि अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो खुद के रिव्यू के लिए बनाना चाहिए। तो वो कब करने चाहिए, हर एक बिजनेस ओनर को ईच एंड एवरी मंथ जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है रिव्यू किया, तो फिर वो खुद के लिए बैलेंस शीट बनाई, हम मानते हो। राइट। और वो मिस्टेक्स नहीं दोहरानी चाहिए, उन्होंने हर मंथ में वो चेक करना चाहिए। हर महीने रिव्यू होना चाहिए। ग्रेट। एक और मेरा सवाल था कि कई बार ऐसे ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं जो लोन लेने में डरते हैं। कई बार ऐसे फैमिली बैकग्राउंड भी होता है कि फैमिली से हमको ये बताया जाता है कि लोन मत लो, लोन लेना सही नहीं होता, या फिर हमारे इसमें लोन नहीं लिया जाता। सो आपका क्या इसको लेकर के आपके थॉट्स क्या है कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऑब्वियसली लोन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें लोन जो है वो लेने के पहले ये एनालिसिस होना चाहिए कि उसका यूटिलाइजेशन क्या, कहाँ पे होने वाला है, उसका पर्पस क्या है लोन लेने के पीछे।
अगर वो पर्पज़ आपका क्लियर है कि लोन लेने के लिए मैं मेरा 1 करोड़ का लोन है, तो उसमें से 60% अमाउंट है ये रीज़न के लिए यूज़ करूँगा, उसमें से 20% भी रीज़न के लिए यूज़ करूँगा, और बाकी का अमाउंट यहाँ पे करूँगा, वो आपको डिफाइन होना चाहिए। ओके। उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेंगे वो आपका आपको पता होना चाहिए, और यूटिलाइजेशन के बाद में आप उसको रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक बार लोन लिया विजय मल्ल्या जैसा और बाद में देश छोड़ने की उनके पास नौकत आए, तो ऐसा ना होना चाहिए। आपके पास ऐसा नहीं है कि लोन लिया तो रीपेमेंट का भी प्लान होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन का प्लान होना चाहिए। और कौन सा भी बिजनेस अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप लोन ले सकते हो। और ऐसा भी देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, ऐसा कौन सी कंपनी आपको नहीं इतना ज़्यादा मिलेंगी कि 90 to 95% जो बड़ी कंपनियां जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लोन लेके ही वो ग्रो हुई है, बड़ी हुई है। तो आपको लोन लेने का है तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि लोन डरने की बात नहीं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आज फाउंडर है आप, तो रिस्क लेके आप बिजनेस कर रहे हो, तो लोन लेना भी एक टाइप का रिस्क ही है। अगर रिस्क नहीं लिया तो आप एंटरप्रेन्योर आपको कैसे कहे। करेक्ट है। इवन मैं तो कहूँगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां ही बड़े बड़े लोन्स भी लेती है। इवन टाटा, अंबानी, बिरला, इनके भी बहुत सारे बड़े बड़े लोन्स होते हैं। तो लोन लेना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपका पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि वो लोन कहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो, देन दैट विल बी देन यू कैन गो अहेड फॉर द लोन। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जो फाउंडर्स होते हैं लोन तो लेते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन उसका यूज़ होता है पर्सनल चीज़ों के लिए। खुद के लिए गाड़ी ले ली या फिर खुद के कहीं यूरोप घूमने चले गए। तो ये कहाँ तक सही है या ये होता है? बहुत जगह होता है, अच्छा। बहुत जगह होता है, तो वो एकदम गलत है। अगर आपने बिजनेस के यूटिलाइजेशन के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए अगर लोन लिया है तो उसका यूटिलाइजेशन बिजनेस में होना चाहिए, Right. ना कि हमारे पर्सनल लाइफ में आपके एंजॉयमेंट के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए, या फिर लैविश कार जो है उसमें, या फिर हमारा रो हाउस होना चाहिए। वो सब जो है वो करने के लिए किया तो ऑब्वियसली आपका इन फ्यूचर में आपके बिजनेस में कैश फ्लो के प्रॉब्लम आ जाएंगे, एंड उसका जो कॉस्ट है आपको कहाँ ना कहाँ आपके बिजनेस में पे करना पड़ेगा। राइट। तो आपको अवॉइड करने का है कि बिजनेस का जो आप पैसा है आपको बिजनेस में यूटिलाइज करें, ना कि आपके पर्सनल जो भी एस्पिरेशन से या आपके एंजॉय करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपको करने का है सब चीज़ें, तो आपको क्या करने का है कि हर महीने में जिस दिन आपकी एम्प्लॉय की सैलरी होती है उस दिन आपने क्या करने का, एक सर्टन अमाउंट है आपको डिसाइड करने की एज ए सैलरी। वो कैसे डिसाइड होगी? मैं आ जाता हूँ वहाँ पे, तो उतना ही सैलरी हर महीने आपको लेने की है। राइट। तो उससे अगर ज़्यादा आपको लेने का अलाउड नहीं है, वो आपको रूल सेट करना पड़ेगा। ये जो डिसिप्लिन है आपको सेट करना पड़ेगा। अगर ये डिसिप्लिन जो है छोटे बिजनेस में, जो पार्टनरशिप और जो प्रोप्राइटर बिजनेस में होते हैं, वही जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, वो क्या कर लेते हैं, हमारा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट सब बिजनेस से ही बहुत बार ट्रांजेक्शन होते हैं, और पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे करंट अकाउंट से या बिजनेस के अकाउंट से हो जाते हैं, उसका फिर बाद में ट्रैकिंग नहीं होता, और हम बैलेंस शीट बनाते हैं 1 साल के बाद में, तो उसमें पता चलता है सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना है। सर्टन एक अमाउंट डिसाइड करो, उतना ही अमाउंट आप हर महीने ले लो, और वहाँ से आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होना चाहिए आपके सेविंग अकाउंट से। गॉट इट। तो ये सब चीज़ें आपने मेंटेन किए तो आपका एक्सेस जो आउटफ्लो है पर्सनल यूज़ के लिए आप अवॉइड कर सकेंगे। और आपका क्वेश्चन था कि आपने किस बेसिस पे आपने डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग है तो देन यू हैव राइट टू विड्रॉ द सैलरी। अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं, आप प्रॉफिट नहीं बना रहे तो सैलरी क्यों लेना चाहिए। वैसे ही ना, विजय मल्ल्या ने देखा कि किंगफिशर एयरलाइन है, आपने कितने साल उसने चलाई, एक भी साल उनके बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिखा, मगर वो 33 CR अमाउंट है वो हर महीने विड्रॉ करते थे एज ए सैलरी करके। क्यों करते थे?
उनके पास राइट ही नहीं है। एज अ फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो उनके Okay. पास राइट नहीं, प्रॉफिट ही बना नहीं रहे, फिर भी सैलरी ड्रॉ कर रहे। तो अगर सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आपको प्रॉफिट मेकिंग है तो आप सैलरी ले लो। कितना अमाउंट लेने का है तो आपका, आप देख सकते हैं कि अगर आपने सीईओ कोई हायर किया आपके बिजनेस में, तो सिमिलर काम करने के लिए या सिमिलर बिजनेस में मार्केट में कितना सैलरी ड्रॉ करते हैं, Okay. तो मैक्सिमम आप उतना ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते। वो कंपैरिजन करने का है कि आपके सिमिलर बिजनेस और सिमिलर इंडस्ट्रीज में और सिमिलर प्रोफाइल के लिए आपने सीईओ अगर हायर किया तो आपको कितना सैलरी देना पड़ता, उतना सैलरी मैक्सिमम आप ले लो। ले सकते हैं। ओके सर, अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप सैलरी मत लीजिए, लेकिन आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं है, बर्न कर रहे हैं, लेकिन वो जो फाउंडर्स है बहुत लैविश लाइफ जीते हैं, बहुत सैलरी भी लेते हैं, अच्छा खासा पैकेज भी लेते हैं, बहुत सारे नाम आपको आपको खुद भी पता होंगे। तो फिर वो कैसे मैनेज किया जाता है? मैं बोलता हूँ वो गलत कर रहे काम। अच्छा। प्रॉफिट अगर बन रहा है तो सैलरी ले लो, अगर वो कर रहे हैं तो दे आर नॉट फॉलो द फाइनेंशियल रूल्स। अगर वो लॉस मेकिंग बिजनेस है फिर भी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो वो जो बिजनेस है वो ज़्यादा दिन तक वो काटेंगे नहीं, उनका एंड जो है वो शुरुआत हुई है, आप मान सकते हो। आप तो ये है कि आप जो है, अगर ऐसा कोई बिजनेस ओनर है, अगर कोई सुन रहा है इस पॉडकास्ट को, तो आपको एक तो ये कि जल्दी से जल्दी आप आपके बिजनेस को प्रॉफिट में लेके आ जाओ, अदरवाइज आपकी सैलरी बंद कर लो। तब तक सैलरी उसने नहीं लेनी चाहिए। राइट, ग्रेट। तो इसके साथ में जब मैंने आपसे पहले पूछा था कि कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो आपका जो कैश ब्लॉकेज जो है उसको लेकर के कुछ रूल्स हैं, तो एक बार रूल्स भी मुझे थोड़े से समझाइए कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं। कुछ एमएसएमई को लेकर के भी कुछ रूल्स हैं, वो कैसे हैं? इसमें कैसा है कि अगर कैश ब्लॉक यानी क्या होता है, कहाँ पे आपने क्रेडिट के ऊपर आपके क्लाइंट को दे दिया B2B बिजनेस में, तो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा कैश ब्लॉकेज होता है। तो राइट। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने में क्या कि एमएसएमई के रूल्स में चेंजेस किए और वहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्शन दिए कि जिनका जिनका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट जो है वो विद इन 45 डेज में होना चाहिए। ओके। अगर 45 डेज के बियॉन्ड जाता है तो वो जो एक्सपेंसेस है जो पे करने वाली कंपनी है उसके बैलेंस शीट में वो डीएस अलाउड हो सकती है। तो वो रूल्स हैं, मगर बहुत सारे जो अच्छी कंपनियां उनको फॉलो करती है, बहुत सारी बुरी कंपनियां जो है वो फॉलो नहीं करती। तो वो सब चीज़ें है यहाँ पे, मगर गवर्नमेंट रूल है कि 45 डेज के अंदर किसी भी सप्लायर जो है, आपका सप्लायर अगर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो 45 डेज के अंदर उसको आपको पेमेंट करना ज़रूरी है। अभी मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आप अभी बहुत सारे बिजनेसेस मैनेज कर रहे हो, उनके ऑपरेशंस आप देख रहे हो, या फिर जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो ऑपरेशंस वगैरह है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसा एग्जांपल है आपने उसमें उसको देखने से पहले, वो बिज़नेस देखने से पहले लॉस मेकिंग था या फिर बहुत कम प्रॉफिट हो रहा था, और आपके इंटरवेंशन के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर कंपनी का ऑपरेशन स्मूथ हो गए हैं, ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? यस, मेरे पास एक क्लाइंट है, दे आर इनटू द कार रेंटल बिजनेस। ओके। तो वहाँ पे उनका क्या होता था कि आपको पता है कि कोविड में सब बंद था, तो कार रेंटल ट्रैवलिंग वगैरह सब सब बंद हो बंद है, तो उनका पूरा जो बिजनेस है पूरा बैंक करप्ट हो गया था। ओके। तो बैंक करप्ट हो गया था, तो बाद में हमारे पास आए तो ये सब सिचुएशन उन्होंने बताई कि ये सब चीज़ें, मगर उनका करेज था कि उनको ये जो पूरा बिजनेस है पूरा वापस खड़ा करने का है और प्रॉफिट मेकिंग करके कैश पॉजिटिव करने का है। तो हमने वहाँ पे काम शुरू किया, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड कैलकुलेशन की, कहाँ पे उनका एक्सपेंसेस हो रहा है, कहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो नेगेटिव था, ऑपरेशंस कैश फ्लो वो भी नेगेटिव था। तो वहाँ पे हमने फिर उसके ऊपर की काम शुरू किया। तो ये था कि ऑब्वियसली कार रेंटल बिजनेस तो ओन कार होती है, वहाँ पे लोन जो होता है वो भी होता है, तो उनका हर महीने
लोन का रिपेमेंट देना पड़ता है। तो ईएमआई होती है तो कमिटेड होती है, तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, बैंक को तो उससे कुछ मतलब नहीं। मेरा लोन दिया है बैंक ने, तो उनका है कि हर महीने मुझे किस्त के तौर के ऊपर आपने ईएमआई देना जरूर है, नहीं दिए तो फिर आगे जाके इम्प्लीकेशंस वगैरह सब चीज़ें होती हैं। हाँ तो उनका बिकॉज ऑफ दैट कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा था। गया था। तो वो सब चीज़ें हमने किया कि फिर कैश फ्लो कैसे पॉजिटिव करवाने का, प्रॉफिटेबिलिटी उसको इंक्रीज कैसे करने का, वो सब इम्प्लीमेंट करने के बाद में नाउ दे आर कि इस सिचुएशन में है कि आगे एक्सपांडेशन सिचुएशन में उनका प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा, बन रहा है। मतलब एक टाइम बैंकरप्ट थे, अभी बैंक प्रॉफिटेबल। के बाद में अभी प्रॉफिट मेकिंग में, कुछ दिनों के बाद दे आल्सो विल बी इन कैश फ्लो पॉजिटिव में आ सकेंगे। अच्छा, ये एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैश फ्लो पॉजिटिव पॉजिटिव और प्रॉफिट, दोनों में अंतर है? क्या अंतर है? प्रॉफिट जो है और कैश फ्लो है वो सेम नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग मेथड से कैलकुलेट होता है। आप मुझे बता सकते हो कि कैसे? यस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलग मेथड से कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट कैसे बनता है आपका, कि आपने सेल कर दिया तो आपका टर्नओवर गया, उसके बाद में जो भी आपका एक्सपेंसेस माइनस होके यू गेट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट। ते आपका प्रॉफिट होगा कि इस महीने आपने 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया, उसके अगेंस्ट आपका 10% प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी तो आपने 10 लाख रुपए आपके बुक्स यानी आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिख जाएंगी। Right. 10 लाख का हमने प्रॉफिट किया, मगर आपके बैंक में 10 लाख रुपए है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप सेल करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसी मंथ में आपका कैश रियलाइजेशन नहीं होता आपके बैंक में, क्योंकि आपने क्रेडिट ऑफर किया आपके कस्टमर में। मगर अभी जो मंथ चल रहा है जून मंथ में जो भी आप रेवेन्यू करेंगे, अगर आपने 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दिया है आपके क्लाइंट को, तो जून का अमाउंट जो है इनवॉइस का आपको जुलाई में आ जाएगा। अगर 60 डेज ऑफर किया है तो जून का इनवॉइस किया है जुलाई में नहीं आएगा, अगस्त महीने में आएगा, आपका 60 डेज आगे चला जाएगा। तो आपका कैश रियलाइजेशन क्या होगा कि डिले बाय 30 डेज और 60 डेज। तो आपके बैंक में कब आएगा? 60 डेज के बाद में आएगा। राइट। तो इसके कारण क्या होता है कि आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है आपका प्रॉफिट हुआ, मगर बैंक में रियलाइज आपका 60 डेज में हो गया। एक इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इसी के वजह से होता है कि बिकॉज ऑफ यू हैव ऑफर द क्रेडिट पीरियड। दूसरा होता है कि आपकी कुछ लाइबिलिटी होती है, ईएमआई देना पड़ता है। तो आपने लोन लिया 1 साल पहले, मगर आपका वो अभी भी ईएमआई चल रहा है, तो रीपेमेंट हर महीने देना पड़ता है, तो आपका आउटफ्लो है। तो उसके वजह से वहाँ पे इम्पैक्ट आता है। तीसरा होता है कि आपके जो भी रॉ मटेरियल, अगर मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग वाले ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका भी होता है कि उन्होंने रॉ मटेरियल परचेस किया है, उसका जो रीपेमेंट है जून महीने में परचेस किया, मगर उन्होंने भी क्या किया है कि रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए 15 डेज या 30 डेज का क्रेडिट पीरियड लिया है उनके सप्लायर से। तो उनको जो आउटफ्लो जो है, उन सप्लायर को जो पेमेंट करने का है, वो आपको कब करना पड़ेगा? वो भी नेक्स्ट महीने में करना पड़ेगा। थोड़ा आगे पीछे डिले होता है बिकॉज ऑफ फिर आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप उनको बोलेंगे कि नहीं अभी 30 डेज हो गए मगर मेरे पास अभी बैंक में पैसा नहीं, तो मैं और डिले करूँगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका कैश फ्लो और आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो करेक्ट नहीं होता। मोटा मोटा देखेंगे तो लोगों का ये माइंडसेट होता है कि हमारा अगर बैंक बैलेंस है तो हम प्रॉफिट में हैं, कि जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हर महीने रिव्यू नहीं करते, तो उनका माइंडसेट होता है कि अरे हमारा बैंक बैलेंस अभी कम हो गए हैं, तो समथिंग इज़ वी आर डूइंग रॉन्ग। तो मगर ये नहीं होता है कि आपको अगर एनालिसिस करने का या कुछ भी डिसीजन लेने का है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपको हर महीने क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो इसके लिए क्या है कि जो कैलकुलेशन जो मेथड है तो अलग अलग है आपके प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए और कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। ग्रेट ग्रेट। मुझे इस बात का पूरा अश्योरेंस है कि मेरे अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत
अच्छी इन्फॉर्मेशन पूरे पॉडकास्ट से मिली होगी। मैं भी जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आपको आपके बिजनेस के लिए कुछ और इनसाइट्स चाहिए, सर का गाइडेंस चाहिए, अगर आप उनसे 1-to-1 काउंसलिंग लेना चाहते हो, आई विल ड्रॉप अ नंबर ऑफ संतोष सर इन डिस्क्रिप्शन। सो आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, उनकी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस एट नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you so much for the podcast. थैंक यू।